नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हमारा मुद्दा है जो फ्री पावर को लेकर घमासान छिड़ा है। दरअसल ये फ्री पावर को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं और साथ ही साथ जो फ्री पावर देने की बात की जा रही है उससे पहले होमवर्क किया गया या नहीं, और साथ ही साथ हर राजनीतिक दल जो है बढ़ चढ़कर इस फ्री पावर के मसले पर सामने आता दिखाई दे रहा है। तो देखना यह है कि क्या उत्तराखंड के जो आर्थिक हालात हैं उनको ध्यान में रखकर इस तरह के, जिसे मैं कहता हूं प्रलोभन देना, क्या ये उचित है, और क्या अगर ये दिया जाना है तो क्या इसके लिए पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, जैसा कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। इसी पे बात करने के लिए देवभूमि डायलॉग में आज मेरे साथ चार खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं गरिमा दसोनी जी, भारतीय जनता पार्टी से सदाब समझी, नवीन पेड़साली जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और शांति प्रसाद भट्ट जी मेरे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं। शुरुआत में गरिमा जी आपसे कर रहा हूं क्योंकि एक बयान चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में आने दीजिए, फिर इस पे चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि पहले जनता को यह जरूर बता देना चाहिए, पहला कि यूपीसीएल की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरा हम कितने टाइम पावर दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर दे रहे हैं, और तीसरा कि हम अगर ये हम मुफ्त पावर देंगे, और जैसा कि सेंटर का ऑब्लिगेशन है, आप बिल्कुल स्ट्रेट कह दिया सेंटर ने कि साहब आप दीजिए जरूर, लेकिन आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने बजट से पैसा देना होगा यूपीसीएल को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रमेश भट्ट जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो घोषणा माननीय मंत्री जी द्वारा की गई है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे पलटन बाजार में किसी ने खड़े होके कह दिया हो 10 के 3, 10 के 3, 10 के 3। ये इस तरह से नहीं चलता है। जो आप इतने बार के विधायक हैं, आप काबीना मंत्री रह चुके हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, और ये विरोधाभास हमने पहले भी देखा, आपकी जानकारी में भी होगा कि सतपाल महाराज जी ने घोषणा कर दी कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और सीधे वैंकूवर और मैनहट्टन से यहाँ पर फ्लाइट्स आएंगी। उधर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। मंत्री महोदय की अगर सीधे डायरेक्ट दिल्ली बात हो रही है तो वो जाने, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार को कुछ भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। तो इससे हो क्या रहा है कि जनता में कंफ्यूजन की स्थिति जा रही है। जनता समझ नहीं पा रही है कि मंत्री पद बहुत कद्दावर पद होता है। वी टेंड टू बिलीव देम, लेकिन आज आपका बजट आवंटित हो चुका है। ये बात मैं हर चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म से कह रही हूं कि बजट तो त्रिवेंद्र सरकार में आया, सारे मदों को आवंटित हो गया। अब कौन सा बजट बचा है आपके पास? 3000 करोड़ के नुकसान में हम जा रहे हैं ऑलरेडी, जो आप यूपीसीएल की बात कर रहे हैं। 3000 करोड़। आपने कहा और उसके बाद कल में एक डिबेट वाली कहानी हो रही है, जी ने कह दिया कि 1100-1200 करोड़ की बात है। एक के तीन मामले में तो आप भी कूद पड़े। मैं आपके सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी का फेसबुक वॉल में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा साहब हम तो 200 यूनिट देंगे ही देंगे। यानी आप भी प्रलोभन देने से बच नहीं रही। इसे मैं इसलिए प्रलोभन कह रहा हूं कि साहब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं हर राजनीतिक दल सोचता है कुछ भी बोल दो, लेकिन मैडम क्या हमें यह ध्यान नहीं रखना चाहिए हमारे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति क्या है? मैं बताना चाहती हूँ, जब माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं और माननीय हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं, दोनों में फर्क है, इसलिए कि हरीश रावत जी कूदे नहीं हैं इस पूरे प्रकरण में। आप अगर 6 महीने पहले का उनका फेसबुक का वॉल उठाकर देखेंगे, 6 महीने पहले के अखबार टटोलेंगे, तो जगह जगह आपको माननीय हरीश रावत जी के इस बयान की कटिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हम इस बात को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 200 यूनिट फ्री उन्होंने बात कही थी। तो वो कूदे कहीं से नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हरक सिंह जी के बयान के बाद उनका बयान आया हो। मुझे लगता है कि उनके बयानों का अनुसरण हरक सिंह जी ने किया, और उसकी बानगी एक हफ्ते पहले हरक सिंह जी के एक फॉरेस्ट विभाग के किसी कार्यक्रम में आपने देखा, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन गिविंग, शेयरिंग, टेकिंग, बरगद का नाम दिया था उनको। ओके, शदाब समझी,
दिल्ली में आप कहते हैं ये आम आदमी पार्टी मुफ्तखोरी की बात करती है, उसी आम आदमी पार्टी के मॉडल को आप उत्तराखंड में लाने की बात कर रहे हैं, आप फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं कहेंगे साहब आप तो कॉपी कट हो गए, एक कॉपी कट पार्टी हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदारी से अंत्योदय की बात करती है। अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और अंतिम छोर में खड़ा हुआ ये आज पहली बार नहीं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सरकार में भी हमने जो गरीब महिलाएं थी, नहीं तो आपको अंत्योदय की याद आखिर 6 महीने में आती है क्या? नहीं, क्यों? इससे पहले हमने अटल आयुष्मान योजना नहीं दी क्या? वो पूरे उत्तराखंड को मुफ्त इलाज दिया, तो क्या हम ये एहसान कर रहे हैं? सरकारों का काम है अपने लोगों के बारे में पूरी ईमानदारी से उनकी चिंता करना, उत्तराखंड के लोगों को बेहतर से बेहतर सरकार का फायदा मिले, बेहतर से बेहतर लाभ मिले, सरकार की जिम्मेदारियां होती है और जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया। कांग्रेस तो सिर्फ बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया? कुछ नहीं। उत्तराखंड का मॉडल बना है, पूरे हिंदुस्तान में माना अटल आयुष्मान योजना, इतनी बड़ी योजना जिससे अपने पूरे प्रदेशवासियों को इतनी बड़ी योजना मैं बिजली की बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य पे तो मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है, या अधिकारियों ने एक खुश करने के लिए प्रेजेंटेशन दे दिया और हमने बाहर आके बयान दे दिया? नहीं, अधिकारी होमवर्क करेंगे, हमने थोड़ी ना होमवर्क करना है। होमवर्क करेगा अधिकारी, आईएएस, जिसका काम है योजनाएं बनाना। नेता का काम है अपने लोगों की समस्याओं को देखना और बताना अधिकारियों को कि ये दिक्कत है और इस दिक्कत को सदाब शमसा, पॉलिटिकल मास्टर्स को भी होमवर्क करना चाहिए, पॉलिटिकल मास्टर्स को भी होमवर्क करना चाहिए। इसीलिए हम पीछे रह गए, क्योंकि हम होमवर्क नहीं करते। हम सोचते हैं कि बाबू होमवर्क करेगा, अरे वो तो आपको कुछ की कुछ कहानी बता देगा, तब आप क्या करेंगे? कल के दिन आपको यह कह दिया जाए कि साहब आप बताइए 300 करोड़ रुपए की जरूरत है, कहां से लाएंगे? अगर वो कुछ कहानी बताएगा तो उसका ट्रांसफर कहीं के कहीं हो जाएगा। यही तो दिक्कत है कि हमें अधिकारी समझाता है और हम समझ जाते हैं। अब हमने अधिकारी को समझाना नहीं है, हमने उसे समझना नहीं है, हमने समझाना है, उसे बताना ये है, ये चाहिए। अगर तुम काबिल हो तो अपनी काबिलियत दिखाओ। क्या आईएएस अधिकारी सिर्फ पैसे देने के लिए और उसे एसी करने में बैठ के कलम पे साइन करने के लिए बनाया क्या बात कर रहे हैं? इसमें काबिलियत की बात कहां से आ गई? जेब में फूटी कौड़ी है नहीं, आप कह रहे घर में मैं खीर बनाऊंगा, वो उसकी काबिलियत का इससे क्या लेना देना? योजना शुरू की तब फूटी कौड़ी थी क्या हमारी जेब में? तब भी नहीं थी। यही होता है दम, जिस नेता में दम होता है उसका विजन सामने दिखता है। मेरे नेताओं में दम है, इसके विजन दिख रहा है। आखिर के 6 महीने में, अरे आखिर के 6 महीने का, एक साल, 5 साल 6 महीने बाकी है अभी, अगले 5 साल भी तो हमारे। ओके, नवीन पिरसाली जी, आप जो जैसा कि कल हमने बात की थी, आपको लगता है कि पहले आकर एक बार स्टेट को यह बता दिया जाए कि साहब हमारी यूपीसीएल की आर्थिक हालत क्या है, हम गांव में कितने घंटे बिजली दे रहे हैं, शहरों में कितने घंटे बिजली दे रहे हैं, हम पर यूनिट्स कितने बिजली दे रहे हैं, बाकी राज्य कितने दे रहे हैं। कम से कम एक व्हाइट पेपर यूपीसीएल डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ पावर लेके आ जाए और इस प्रदेश को सच बता दे कि उनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल आप सही करें भट्ट जी। आप देखिए कि हवाई बयान ऊर्जा मंत्री जी का आ जाता है और उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते, मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है कि पीछे से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। तो ये जो विरोधाभास इन बयानों में है और बिना होमवर्क के, जैसे अभी शादाब शम्स भाई कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता, कि हमें 4.5 साल लग गए ये समझते समझते, अधिकारी हमें समझाते रहे और अब हमारी समझ में आ रहा है कि हमें उनको समझाना है। तो 4.5 साल बाद इनकी समझ में ये आ रहा है कि इनको अधिकारियों को समझाना है और इन्होंने होमवर्क किया नहीं अभी भी। अब क्या समझाएंगे? रखे थोड़ा जाते हैं, मत। अंत समय आ चुका है, टाइम कम बचा है, कुछ नहीं होना है। 100 यूनिट का आपका जो फ्री देने का वादा जुमला साबित हो चुका है, आपको पता है। और आपकी पार्टी की फुल फॉर्म मैं नहीं बताना चाहता, बीजेपी की दूसरी फुल फॉर्म क्या है। आपने इस 100 यूनिट फ्री देने के वादे को एक जुमला बना दिया। जैसे आपके अमित शाह जी कहते थे कि चुनाव से पहले एक जुमला तो होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, आपने वही कोशिश यहां पर की उनसे प्रेरित होकर, लेकिन आपका जुमला 24 घंटे भी नहीं चला। हमें तो उम्मीद थी कि शायद हो सकता है चुनाव तक चले, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बयान से साफ हो गया कि एक छल था, बिना होमवर्क के दिया गया हवाई बयान था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने में असफल है। लेकिन एक बात है
ऐसा नहीं है नवीन भाई, और वो बिल्कुल आएगा तो कैबिनेट में ही प्रस्ताव ना। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देखा, उन्हें प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और उन्होंने बहुत प्यार से पब्लिक को बता दिया, साहब मैं एक प्रेजेंटेशन देख के आया हूं और ऐसा ऐसा मन बना रखा है। नेचुरली उसे कैबिनेट में आना होगा, कैबिनेट अप्रूवल देगा, उसके बाद बजट एलोकेशन होगा। मैं तो देखना चाहता हूं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कैसे रिएक्ट करता है इस मुद्दे पे। मेरे को देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तराखंड का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो है वो इन तरह के मामलों में बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। ओके, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप तो खुश होंगे साहब, जनता को राहत मिलनी चाहिए, यही तो आपका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है। ओके, मुझे लगता है शांति प्रसाद भट्ट जी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। शदाब भाई, अब एक बात मुझे ये बताइए, चूंकि आपने कहा कि बाबू सारा कुछ होमवर्क करेंगे, नेचुरली आप इस डिबेट में आए हैं तो आपने भी होमवर्क किया होगा। मुझे ये बताइए कि रूरल उत्तराखंड में कितने घंटे बिजली मिलती है? देखिए, जब से हमारी सरकार है, हम लोगों ने कहा कि हम रेगुलर 22 घंटे बिजली देंगे और मैं ये मानता हूँ कि 24 के 24 घंटे बिजली आ रही है। कहीं भी ये नहीं है कि थोड़ा सा गर्मी में प्रॉब्लम तो आई कि कट्स आए, लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क नहीं, किया, फिर आप अगर डाइवर्ट कर रहे हैं, देखेंगे- आप डाइवर्ट करें। मैं अपनी डिबेट को कभी डाइवर्ट नहीं होने देता। मैं चाहता हूं दोबारा आप ये स्टेटमेंट दें, शदाब भाई, कितने घंटे बिजली आती गांव में, दोबारा बताएं जनता को। नहीं, मैं तो ये मानता दोबारा हूँ आप एक कि बार मेरे बताइए, यहाँ आपने कहा ना कि लगभग 22 से 24 20 से घंटे 22 दे रहे हैं, हमारे यहाँ एक बार की- दोबारा बता दीजिए जी। हेलो शदाब भाई, एक बार दोबारा ये बयान बता देंगे? मतलब मैं कह रहा हूं एक बार रिपीट कर देंगे हमारी जनता के लिए, कि दोबारा जनता को ये मालूम चलना चाहिए कि उनके घरों में कितने घंटे बिजली आती है। मैं हमारे तरफ से तो कोशिश ये होती है कि 24 घंटे बिजली पहुंचे, हमको रोस्टर कहीं ना लगे, और अगर रोस्टर लगता भी है तो 2-1 घंटे का रोस्टर लगता है कई बार, जितनी जानकारी यानी मुझे आप कह रहे है हैं अभी। 24 घंटे में से 22 घंटे आप बिजली पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, अभी तक की गरिमा जी अब situation आप तो मेरे रिप्लाई सामने कर ही दीजिए। है। ओके, गरिमा जी अब आप रिप्लाई कर दीजिए। 22 घंटे बिजली अभी गांव में पहुंच रही है और सारे गांव के लोग अगर देवभूमि डायलॉग जितने भी देख रहे होंगे, सदाब समझी आपका यह बयान नोट कर लें कि 22 घंटे उनको बिजली मिल रही है। गरिमा जी। नहीं, मुझे लगता नहीं कि शादाब जी ने ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया था और वो इसकी कोई भी तैयारी करके आए। आप शादाब जी जरा पता करिएगा अपने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि 16 to 17 वो खुद आपको एवरेज बताएंगे। रोस्टिंग चल रही है और गांव में हमारा हाल ये है पर्वतीय अंचलों में कि 10 बजे से पहले पहले वो अपना काम खत्म कर लेते हैं, चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे मिक्सी चलाने का हो। सारी महिलाओं को पता है कि दिन भर फिर 6 से 7 घंटा बिजली नहीं रहनी है और शाम को आनी है। तो जो हाल हमारा यूपी गवर्नमेंट के टाइम पे था, आज वही बदहाली आपकी सरकार के समय है। मुझे अभी भी याद है 97-98 के दौर की बात मुझे याद है कि दिन के पूरे 6 से 7 घंटा जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो रोस्टिंग हुआ करती थी और हमारे वहां लाइट नहीं आया करती थी। मैं रानीखेत की बात आपको बता रही हूं और अभी फिर वही हाल है। अभी फिर यही हाल है कि 10-11 बजे सुबह लाइट चली जाती है और शाम 3-4 बजे तक लाइट गई होती है, इतनी भीषण गर्मी के दौरान भी। मैं गरिमा जी एक औसत- इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर रखना चाहता हूं। जब पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे स्टेट के, और ये सारे लोगों को उनसे सीखना चाहिए, वो सोने से पहले अपना बिजली का चार्ट जरूर देखते थे और ये देखते थे कि किस एरिया में कितनी बिजली पहुंची है, और जहां नहीं पहुंची है वो अधिकारियों से पूछा करते थे कि साहब इस एरिया में इतना कट क्यों लगा। मुझे नहीं लगता अब शायद कोई इस बात को पूछ रहा है, ये एक सामान्य सी घटना मान ली जाती है। तो शदाब भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप उस जगह पे हों, आप क्या कहेंगे, सस्ती बिजली या अनइंटरप्टेड 24/7 बिजली? आपकी प्राथमिकता में क्या होता? मेरी प्राथमिकता में दोनों होती है। जिस गरीब के घर में बिजली नहीं है और उसका बच्चा अंधेरे में पढ़ रहा है, उसको फ्री बिजली, और जहां पे जो पैसे दे रहा है उसको 24/7 बिजली। कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसीलिए हमने कहा, हमारी सरकार ने, अगर आप देखेंगे तमाम नदियों के किनारे, चाहे ये हमारे यहाँ विकास नगर में गंग नहर हो, इसके किनारे जिस तरह से सोलर पैनल्स लगवाए,
पूरे पहाड़ में सोलर पैनल लगे, जगह जगह सोलर पैनल, मैं आपको उसकी भी कहानी बता देता हूं। है कि हम संजीदा आपको हैं। पता है, हमें मालूम है, हम कह रहे हैं आपकी बिजली खरीदते हमें तो, आप जो जनरेट करते हो हमें तो हमसे लो। ये योजना चलाई ना हमारी सरकार ने चलाई। ये बारे में अगर कोई चिंता कर सका तो हमने चिंता की, इस तरफ किसी ने सोचा तो हमने ही सोचा। अरे हमारा पूरी ईमानदारी से स्पष्ट है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सरकारों का लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, जब हमने खाते खुलवाए जनधन खाते, जो पैसा दिल्ली से जो छूट मिले वो सीधा उस व्यक्ति को मिले जिसका खाता है। ये नहीं जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है 5 पैसे पहुंचते, ये नहीं होगा। एक ईमानदार पारदर्शी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की। मैं वापस शांति प्रसाद भट्ट जी। ओके शदाब भाई, हमने ईमानदारी से काम करने का काम किया। वैसे भी आपको जनता की अदालत में जाना अगले 6-7 महीने में, और मुझे लगता है जनता बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती है कि किसने कैसे काम किया। शांति प्रसाद भट्ट जी, जैसे मैंने कहा आपका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स भी तो यही है साहब कि गरीब लोगों को राहत मिले। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी शांति प्रसाद जी। रमेश जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड के मूल निवासी को यदि आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया जाता तो इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। चलो जाने अनजाने अगर कहीं कोई गलती रह गई है, सरकार का ये पैकेज है, देने की बात है, तो अच्छी बात होती अगर ये 2017 में देते। मैंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से बातचीत करी थी इस विषय पर। उन्होंने कहा कि जहाँ से बिजली बनती है और जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है ट्रांसमिशन वाले, और जो इन बिजली से उत्पादन जो जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है वो तो उज्ज्वल हो गया, ट्रांसमिशन जो है वो पिटकुल हो गया, और ये ऊर्जा निगम जो है यूपीसीएल, ये बिजली से जो पैसा मिलता है ये राजकोष में पैसा जमा कराते हैं। सवाल तीनों डिपार्टमेंट की है। तीनों डिपार्टमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, नुकसान दिखा रहे हैं। ऊर्जा निगम के अधिकारी कह रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, आए दिन हड़ताल होती है, ये संविदा कर्मचारी हैं, इनको रेगुलर करें ताकि हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़े। सरकार के सामने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं मगर सरकार काम करने को तैयार नहीं है, इनको रेगुलर करने को तैयार नहीं है। विभाग में नियुक्तियां नहीं कर रही हैं और उत्तराखंड के तमाम विभाग के अंदर कर्मचारियों का टोटा है, जिस कारण उत्तराखंड में आए दिन हड़ताल चल रही हैं। अभी सरकार को जाने के सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, मगर आप पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में देखोगे 60 से 70 जगह आंदोलन चल रहे हैं। कहीं बेरोजगार कर रहे हैं, कहीं लगे हुए व्यक्ति मनरेगा के वो अपनी नौकरी के लिए नियमितीकरण के लिए कर रहे हैं। आप भी तो गांव में रहते हैं, आप भी तो बता सकते हैं साहब कितने घंटे बिजली आती गांव में। भाई गांव में बिजली आती कहाँ है रमेश भाई? आपने गांव में जरा जोर से खांस के दिखाइए, बिजली चली जाती है, उसके बाद आप ढूंढते रहिएगा। लाइनमैन ठेकेदार का आदमी, वो ठेकेदार का आदमी कहता है कि बिना पौवे के मैं नहीं आऊंगा, अधिकारी फोन नहीं उठाते। गांव की यह स्थिति है कि अगर सुबह लाइट चली गई तो 2-2 दिन तक जो है पोल पे काम करने के लिए कोई नहीं आता। कहां ये देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये उत्तराखंड नहीं है। अगर आप उत्तराखंड की जमीनी हकीकत को जाकर देखना तो पहाड़ में देखिए किस बिहड़ परिस्थितियों में जी रहे हैं उत्तराखंड के लोग, और आप यहां 100 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। 2 दिन में आप ही के इस घोषणा को जो है आपके मुख्यमंत्री ने कह दिया कैबिनेट में आने तो दीजिए। ये कितनी बड़ी नौटंकी है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये एक तरह का खेल शुरू हो गया है। कल किसी पहले बयान आया 100 यूनिट, फिर कल बयान आया 200 यूनिट, और अब आम आदमी पार्टी का कहना साहब उनके होमवर्क में तो 300 यूनिट फिट बैठता है। थोड़ा सा नवीन भाई ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूं 300 यूनिट ये कहां से देंगे? ये जो बिहार से आए हुए उनको देंगे क्या? ये उत्तराखंड के लिए हम 84 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, यहाँ 1.5 करोड़ हो गए, सबको बाहर वालों को देंगे। लेकिन अब ये शांति प्रसाद भट्ट जी कम ऑन, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। बात है क्या? हमारे लोग क्या उत्तराखंड से बाहर नहीं रहते क्या? उत्तराखंड में जिसको चाहो नहीं तो शांति प्रसाद भट्ट जी आप कैसी बातें करते हैं? मजाक है क्या? आप एक बात बताइए शांति प्रसाद भट्ट जी, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं उत्तराखंड में बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या बिहार के लोग हमारे यहाँ नहीं रह सकते? रमेश भाई करके देखिए, बिहार में हमारे यहाँ नहीं रह सकते? बिहार में हमारे लोग बाहर नहीं रहते क्या? आप देखिए ये सोच अच्छी नहीं है, कितना संपन्न बनाया जा रहा है। ऐसी सोच बहुत ही खराब है भाई, सोच डेंजरस सोच है। शांति हमारा ये कहना है अगर आप भारत में रहते हैं तो आप इस तरह की डेंजरस सोच के साथ नहीं रह सकते। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। मैं आपके इस थॉट से एग्री नहीं करता। आप एग्री हो ना हो, मतलब ये गलत सोच है। आप ये बताइए, बद्रीनाथ में भी बाहर वालों को बैठाएंगे, कहाँ जाएगा हमारा आदमी? हमारे पंडे कहाँ जाएंगे? देवासन बोर्ड में बाहर के लोगों को बैठाया जा रहा है। ओके, एक मिनट शांति, एक मिनट नवीन भाई, जरा अपना 300 यूनिट फ्री देने वाला फॉर्मूला थोड़ा समझा दीजिए, अगर आपने होमवर्क किया है तो। जी, मैं कह रहा हूं कि भट्ट जी, ऊर्जा प्रदेश है हमारा, ऊर्जा प्रदेश है। 5000 मेगावाट यहाँ बिजली पैदा होती है और 10,000 मेगावाट प्रस्तावित बिजली है। 5000 मेगावाट का भी करें तो 11% हमारा होता है, लेकिन हमें पूरा बिजली नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो भी लीकेज और चोरी के कारण हो जाती है।
आप ये अगर ऑडिट करेंगे तो पाएंगे कि जो विद्युत विभाग है उसमें जो इक्विपमेंट मंगाए जाते हैं 10-10, 15-15 गुना महंगे दामों पर मंगाए जाते हैं। इसलिए बंदरबाट उस फंड का हो रहा है और पूरे विभाग घाटे में जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, सबको कमीशन चाहिए। हमने उस चोरी को ही रोकना है। अगर वो चोरी रुक जाएगी, यहाँ 300 क्या 400 भी मिल सकती है। अगर शांति प्रसाद भट्ट की पार्टी की समझ में आ गया होता तो फिर ये कर नहीं देते। ये तो बोल रहे हैं मजाक हो रही है। ऐसे लोग दिल्ली में बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बोलते कैसे दे देंगे बिजली पानी फ्री, और जब करके दे दिया तो दे दिया। तो ऐसे ही होता है। और सारा चीज अगर ब्लूप्रिंट इनके सामने रख देंगे तो फिर तो ये नकल भी करने की कोशिश जो कर रहे हैं, हालांकि कर तो पाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, कर नहीं पाए नकल। नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो दल बैठे हैं तीनों यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उनकी गोद में खेलने वाले उत्तराखंड क्रांति दल, इनकी समझ वो इकोनॉमिक्स नहीं आता है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है। तो आप शांति प्रसाद भट्ट जी जवाब दे दीजिए नवीन भाई का। मैं नवीन भाई को ये बताना चाह रहा हूँ, मैं नवीन भाई को ये बताना चाह रहा हूँ, रेवेन्यू पैसा बढ़ाना पड़ता है। पैसा सुनिए सरकारों को। तुम्हें जुम्मे अभी 4 दिन हुए नेतागिरी करते हुए। अरे सुन लो कृष्याली जी, सुन लीजिए, तुम्हें जुम्मे 4 दिन हुए। बात सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। तुम्हारे को मैं ये बता दूं, जिस ऊर्जा निगम की तुम बात कर रहे हो, शांति प्रसाद भट्ट ने ऊर्जा निगम के एमडी के जैन को बर्खास्त कराया, समझ गए। लाइन लॉस में 45% से लेकर 85% लाइन लॉस की चोरी मैंने पकड़ी और उस पर आज भी जांच चल रही है, कार्रवाई नहीं हुई। ना कांग्रेस ने करी ना भाजपा ने करी, भारतीय जनता। और सुन लीजिए, और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक रूप से जितने बेईमानों को हमने अभी तक बाहर का रास्ता दिखाया है ना, ये आम आदमी पार्टी दिमाग से निकाल दे कि आपके झूठ को उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त करेगा। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है। राज्य हमारा है, इसमें हम बिहारियों को और दिल्ली वाले केजरीवाल क्या सोचता है, यहाँ की बिजली वो दिल्ली में फ्री बांटेगा, हम होने देंगे? ये होने नहीं देंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस बयान को डायलॉग के मंच पर, देवभूमि डायलॉग के मंच पे शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके इस बयान को ये गलत सोच है, ये बहुत ही खराब सोच है सर। इन्होंने कैसे कह दिया चैनल पे, एक मिनट शांति, ये कैसे कह दिया कि यूकेडी गोद में बैठी है भाजपा कांग्रेस की? मैं पूछना चाहता हूं, कितने इन्होंने अधिकारियों पे कार्रवाई करवाई? आप बैठे नहीं, आपने नहीं दिया समर्थन कांग्रेस बीजेपी को। दिल्ली में सारे बेईमान आपके बैठे हुए हैं, आपको दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। दबी जुबान में आपके नेता बोलते हैं कि ये पहाड़ियों का राज्य है, तुम बोलते हैं, तुम्हारे नेता बोलते हैं कि यहाँ भाजपा ने भी पहाड़ी मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने भी पहाड़ी मुख्यमंत्री बनाया, और हम मैदान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम जानते नहीं आपके झगड़ा फैला रहे हो, हम जानते नहीं है आपका क्लियर बोलता है इस बात को को लाकर इन्होंने पहाड़ी मुख्यमंत्री। शांति प्रसाद भट्ट जी हो गया। नवीन भाई एक मिनट चुप हो जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए। नवीन भाई एक मिनट चुप हो जाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी आप थोड़ा पानी पीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूं इन मुद्दों पर। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, ये खतरनाक सोच है कि कोई दूसरे राज्य वाला मतलब मेरा घर लुटे है वो खतरनाक, मैं बोलूं तो खतरनाक सोच है सर, मैं खतरनाक हूं। खतरनाक सोच है सर, आंकड़े हैं मेरे पास, खतरनाक सोच है। 84 लाख से 1.5 करोड़ हो गए। कौन है ये सोच है सर? कौन है ये जो 1.5 करोड़ आदमी हो गए, जो कहते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे अगर अलग राज्य बनेगा, आज ये बोल रहे हैं कि पहाड़ को लूट लो। ओके गरिमा जी, अब मैं वापस उसी बात पे आ जाता हूं। एक बार देखिए, अगर मैं थोड़ा सा, उत्तराखंड की जनता को यह मालूम होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा मानता हूं कि एक तो प्रदेश की जनता को हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। मैडम, जिस प्रदेश की जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं वो नियर अबाउट 66% है, यानी 66% बजट का कमिटेड लाइबिलिटीज पे चला जाता है कि जो पैसा तो खर्च होना ही होना है, चाहे वो तनख्वाह देनी है, लोन पे ब्याज देना है, या पेंशन चुकानी है, या बाकी एक्सपेंडिचर हैं। उस राज्य के पास, जिसके पास विकास करने के लिए पैसा नहीं है, वहां मुफ्तखोरी की बात क्यों की जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे ऊपर डेट ही आप देखिए ना, 70,000 करोड़ का तो हमारे ऊपर उधार हो गया है प्रदेश के ऊपर। और जो ये 200 यूनिट तक आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो जो सामान्य उपभोक्ता है, आपका और हमारा जैसा, जो 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करता है, उसके ऊपर इसका बोझ आएगा, क्योंकि आप चार्जेस वहां डबल कर देंगे। आप वहां चार्जेस डबल कर देंगे 200 से ऊपर वालों के ऊपर। तो हम तो 100 यूनिट या 200 यूनिट खर्च नहीं करते, हमारे वहां ज्यादा यूनिट खर्च होता है।
तो आप कहीं ना कहीं एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डालने वाली बात कर नहीं तो रहे ये हैं। तो होता और ऐसे ही सबसे है। बड़ी हतप्रभ आपको करने वाली पैसा तो बात मुझे, आपको पैसा तो जनता से ही नहीं, लेना मुझे है। ऐसा लगता है बिल्कुल जनता से ही लेंगे आप पैसे। यस, हरक सिंह रावत जी अपने घर से तो लाएंगे नहीं, अपना खजाना लुटाएंगे नहीं। मुझे इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने गरम गरम खा लिया है, जिससे बहुत जल्द मुंह जलेगा। इसलिए मुंह जलेगा क्योंकि आपने अपनी कैबिनेट में इस बात को विचार मंथन नहीं किया, आप प्रस्ताव नहीं लाए, आपने घोषणा पहले कर दी सार्वजनिक तौर पर। ये मतलब उल्टी गंगा प्रदेश के अंदर बह रही है कि आपके कैबिनेट को आपके फैसले के बारे में पता नहीं, आपके मुख्यमंत्री को पता नहीं, जनता को आपने पहले बता दिया। और अब अगर कैबिनेट प्रस्ताव ठुकरा दे या मुख्यमंत्री ना उसको अनुमोदित करें, तो फिर कहीं ना कहीं जनता फिर अपने को ठगा सा महसूस करेगी। नहीं तो भावनाओं के साथ ना खेलें। और ऑलरेडी आपको अगर इसको भी करना है, जो एक मिनिमम अमाउंट में देख रहा था वो 300 करोड़ के आसपास है। शदाब भाई ने शायद पूछा होगा कि साहब ये 300 करोड़ की व्यवस्था कहां से होगी, अभी तो आपके पास सैलरी चुकाने के लिए पैसे नहीं है। वो 330 बच्चे जो इंटर्न है, एमबीबीएस डॉक्टर है, इंटर्न है, उनके 7,500 को आप 15,000 डबल नहीं कर पा रहे हैं। यहां आप 300 करोड़ के खर्च करने की बात कर रहे हैं। एक मिनट शदाब भाई जरा जवाब दीजिए, तो कहां से आएंगे करके। देखिए, जब एक आदमी बिजनेसमैन बिजनेस करता है और उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो कर्ज भी लेता है और कुछ करके भी दिखाता है। हमने करके अरे भैया पहले ही 70,000 करोड़ का कर्ज है शदाब भाई, अब ऐसी बातें मत करिए। मैं बता रहा हूँ ना शदाब भाई, आपने कितने प्यार से कह दिया कि एक बिजनेसमैन कर्ज लेता, कितना कर्ज लोगे साहब? क्यों बुला रहे थे इन्वेस्टर? अरे भाई एक बात तो सुनिए, शदाब भाई, केवल शदाब भाई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ एक बार शदाब जी जवाब दे दे प्लीज। अरे अभी मेरी बात कमाल हो ओके, एक बार शदाब जी जवाब दे दीजिए। ओके सर, शदाब जी आप जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था, अभी गरिमा जी कह रही थी, ये तो सवाल हरीश रावत जी से पूछे, वो कह रहे थे हम भी बिजली फ्री देंगे, आप कह रही कैसे दे देंगे? तो आप अपने मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात को काट रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी परिपाटी शुरू हो गई है कांग्रेस में, उनकी प्रवक्ता भी अभी कह रही है, तो हम भी ये बात बताएंगे हरीश रावत जी को कि देवभूमि डायलॉग में गरिमा जी ने बोला है नहीं भाई कहां से लाएंगे, तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती, तो बाकी लोगों पे मार पड़ेगी इसकी। इसका मतलब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कांग्रेस के पास, आप हवा में बात कर रहे थे। हमारे पास तो प्लान है। हाँ तो प्लान एक बार गरिमा आप बताइए। ओके शदाब भाई, आप अपना प्लान रिवील करिए जरा, बताइए अपना प्लान रिवील करिए, 300 करोड़ कहां से आएंगे? देखिए मैंने क्या कहा, आप तो हमारा अटल आयुष्मान का प्लान कितने का था, क्या खर्च था, कितना खर्च था अटल आयुष्मान? किसका खर्च था? आपके साथ थे उसका? अरे सरकार का अरे सर, अटल आयुष्मान योजना में आपने 200-250 करोड़ दिए, मैं मानता हूं उसमें आपने बजट में उसका प्रोविजन किया है। अरे साहब आपने बजट में प्रोविजन किया उसका। ओके, उसके फर्जीवाड़े पे क्यों नहीं बात हो रही? आयुष्मान अटल योजना में क्या फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? आधे से ज्यादा हॉस्पिटल्स ने लोगों को इलाज नहीं दिया, और जिन्होंने दिया उन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया। तो ठीक है, आप अच्छा हुआ कांग्रेस का। देखिए आप सरकार में हैं, देखिए दो चीजों में फर्क, आपको दो चीजों में फर्क नहीं समझ में आता कि आपके वहां सरकार चल रही है और आपका मंत्री कोई घोषणा कर रहा है, उसमें आपको फर्क नजर नहीं आता। अरे आपके मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता कह रही है आप नहीं कर सकते, कैसे कर दिया उन्होंने? देखिए शादाब जी, शायद आप बात समझ ही नहीं रहे हैं कि कैबिनेट के मिनिस्टर का कोई बात कहना और उसका क्रियान्वयन होना, धरातल पर उसका उतरना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाजपा की कथनी और बिना जानकारी के बोला था, इतना तो बता दीजिए, वो तो छोड़ दीजिए, तो हमारा विषय है, हमने तो कह दिया वो होगा। मंत्री जी मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। तब करेंगे, आएंगे तब करेंगे। आप तो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, आप तो गवर्नमेंट में हैं, आप तो गवर्नमेंट में हैं। आपने तो अभी करके दिखाना है, अपने स्टैंड पे तो अभी करके दिखाना है। मैं बिल्कुल वापस नहीं ले रही हूं, और मुझे आप ये बता दीजिए, हाईकोर्ट ने 4 बार फटकार लगा दी, रोडवेज कर्मचारियों को 5 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? पहले वहां तनख्वाह दीजिए, फिर आप बात करिए बिजली फ्री देने की। उत्तर लीजिए। आपके पुरानी गाड़ियां बेच के आपको थोड़ा बहुत पैसे का इंतजाम करना पड़ा है। देखिए आदरणीय भट्ट जी, आपको ये बात समझनी होगी कि जब कोरोना आया, कोरोना में लोगों ने, जो प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया,
और घर बैठे लोगों को 50% घर से काम के 50% सैलरी दी। अरे सरकार कोरोना में सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, क्या रोडवेज चल रहा था? क्या रोडवेज भी तो बंद था। अलग से एक निगम है रोडवेज, उसे आज जरूरत पड़ी, हमने कहा हम शदाब करेंगे साहब जी, हम मैं देंगे पैसे। आपको मैं बताता हूं, इस उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहिए 15 फाइनेंस कमीशन का, कि इस स्टेट को जो 14 फाइनेंस कमीशन में रेवेन्यू ग्रांट डेफिसिट नहीं मिला था वो मिल गया। आपका जो फंड था, आपका आपदा फंड था, उसमें आपको कुछ पैसा ज्यादा बढ़ गया। आपका इन्वायरमेंट का जो वेटेज था वो 8 से 10 हो गया, उससे आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। लेकिन उसके बाद भी, जैसा कि गरिमा जी ने कहा, यह बात सच है, हम लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं और ये कर्ज हर एक उत्तराखंडी के सर पे पड़ने वाला है। तो सदाब भाई, उनमें तो आप भी हैं, ये आप पे भी पड़ेगा। मेरी बात, शांति प्रसाद भट्ट जी की चिंता ही है कि वो कितने कर्ज में डूबेंगे। ऑलरेडी एक नया बच्चा आ रहा है, वो 5 से 6 हजार के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। मत कीजिए, इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो कोरोना की मार ना पड़ती 2 साल हम पे, तो हम बताते हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल शुरू के 2 साल में क्या किया आपने? रोजगार सृजन का जिस तरह से आना था, तो 2 साल से कोरोना आ गया, तो थोड़ा सा हम 4 कदम पीछे हो गए। चिंता मत कीजिए, बड़ी ताकत से उत्तराखंड अपने पैरों पे खड़ा करेगा और भारतीय जनता पार्टी ही से उसके पैरों पे खड़ा करेगी। शदाब भाई, हमने भी मोदी जी, शदाब भाई, आप जब पब्लिक के सामने मंच पे बोलते हैं ना, तो ये भाषा अच्छी लगती है, उत्तराखंड अपने पैरों पे खड़ा होगा। बट जब आप टीवी डिबेट पे आते हैं ना, बिल्कुल, तो शदाब भाई आपको फैक्ट्स बताने होंगे। शदाब भाई आपको फैक्ट्स बताने होंगे। ओके, मुझे ये बता दीजिए, मुझे आप ये बता दीजिए, यूपीसीएल की आर्थिक स्थिति, सेहत क्या है, मुझे ये बता दीजिए। सर आज की यूपीसीएल, आज बताइए कोरोना में किस देश की स्थिति अच्छी है? आप छोड़ दीजिए ना, कोरोना के 2 साल का मैंने शुरू में बता दिया, 3000 करोड़, हिंदुस्तान का पानी का ठेका, 3000 के नुकसान में जा रहे हो आप। पानी की जिम्मेदारी, आपका ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी है। जगह जगह डैम बनेंगे, हम पानी को रोकेंगे, और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली को भी पानी हम ही पिलाएंगे जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। शदाब भाई, बहुत अच्छा आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कहा। 3,000 करोड़ के नुकसान में है हम लोग। आप कोई होमवर्क नहीं करते, अरे हमने चोरी को इसकी टोपी उसके साथ ऊर्जा विभाग पे प्रश्न पूछो, ऊर्जा विभाग पे प्रश्न पूछो तो अटल आयुष्मान पे पूछो, तो फिर कोई तीसरी योजना। आज हम लॉस में है कोरोना की वजह से, कल हम प्रॉफिट में भी आएंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है, हमारी ईमानदार सरकार है। आपके मंत्री बड़बोले हो गए, आप सारी चीजों का शदाब भाई, मैं आपको ईमानदारी से कहूं, जब आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इस पे टांग अड़ाएगा ना, तो आपको सामने खड़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को भी ठीक कर देंगे, चिंता मत कीजिए आप। ओके, नवीन भाई, सचिव की रवानगी हो गई, जैसे मुख्य सचिव की रवानगी हो गई, चिंता मत कीजिए, अगर कोई भी हर्डल सामने आएगा तो रवानगी हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। नवीन भाई, एक बात बताइए, नहीं पूरी डिबेट में यही बोलेंगे क्या? मैं भट्ट जी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ शादाब जी, कि आप इस बात को मान लीजिए कि आपके पास ना आंकड़े होते हैं, ना फैक्ट्स होते हैं, आप बस टोपी पहनाते हैं, किसी विभाग की बात पूछो दूसरे विभाग पे डाल देते हैं, खुद पे सवाल आए तो कांग्रेस सवाल डाल देते हैं। आपके मंत्री बड़बोले हो चुके हैं, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई आपकी ना 22,000 नौकरियों की बात जमीन पर उतरेगी, मुख्यमंत्री और ना ये फ्री बिजली वाले 40 बड़बोले हो गए क्या? जब सरकार थी तब तो कुछ किया नहीं, आज बता रहे हैं हम ऐसा कर देंगे, और प्रवक्ता उनकी बात को काटे उन्हें तो क्या बड़बोले हैं, आपने उनसे बात नहीं की, हमें कॉन्फिडेंस मिल गया, कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस मिल गया, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उनसे बोलिए। ओके, एक बार नवीन भाई, एक बार मैं गरिमा जी के पास आता हूं। नवीन भाई, एक बात आप मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है कि आपके पास फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को मुफ्त ट्रेवल व्यवस्था, वो सारा जो आपका दिल्ली का मॉडल है, वो आप उत्तराखंड में ही आते लागू करेंगे?
लेकिन इनसे एक बात ये भी पूछ लीजिएगा भट्ट जी, पानी तो पिलाया नहीं जा रहा दिल्ली के लोगों को, तो चिंता क्या बिजली की बात कर रहे हैं? दादा भाई जरा थोड़ा सा चुप रहेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा, हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है और बराबर के जिम्मेदार हो आप लोग उत्तराखंड की बर्बादी के लिए। थोड़ा देर मेरी भी सुन लीजिए, क्योंकि अब नई राजनीति आ रही है, मुद्दों की राजनीति आएगी। बहुत कुछ संभव है। सिद्धार्थ जंक्शन के बारे में भी बताइएगा। जो हाल इन्होंने कर दिया, कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीमीटर का झुंझुनाहट, ऑक्सीमीटर सिद्धार्थ झुंझुना लेके जो पब्लिक के बीच में जा रहा है, वो कह रहा है कि मुद्दों की राजनीति होगी। एक बार शदाब भाई एक एक करके अभी नवीन भाई को, उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। ओके नवीन भाई, आप कंप्लीट करिए। मैं सुनूंगा सब लोगों को, आप जितना खरी खोटी सुनानी हो बाद में सुना देना। मैं ये कह रहा हूं कि जो उत्तराखंड की दुर्गति की है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए यही तो दो दल जिम्मेदार हैं जिनकी सरकार यहां पर रही। इन्होंने केवल हमेशा पैसे के लिए केंद्रीय अनुदान और सहायता पर निर्भर रहे। प्रदेश की कभी भी इन्होंने रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, वहां तक इनके नजर गई नहीं। क्योंकि जब उत्तराखंड से पहले हमारे पास मुश्किल से 10-11 विधायक होते थे, 1-2 मंत्री होते थे बड़ी मुश्किल से, और कुछ थोड़ा बहुत अधिकारी होते थे। लेकिन जब से उत्तराखंड बना तो हमारे पास 70 विधायक हुए, 10-11 मंत्री हुए, मुख्यमंत्री भी हमारे। उसके बाद एक बड़ा सा जो प्रशासनिक लावलस्कर था उसकी पूर्ति करने को ही सरकारों ने अपनी सफलता समझी। उन्हीं की सैलरी देना, उन्हीं की व्यवस्था करना, उसमें ही सरकार अपनी सफलता मानने लगी। और उत्तराखंड का जो आम आदमी लेकिन नवीन भाई, दिल्ली और उत्तराखंड में धरती आसमान का फर्क है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? आप दिल्ली को उत्तराखंड क्यों समझते हैं? अरे साहब, यहाँ वोट भी मांगने जाना पड़ता है ना, एक घर से दूसरे घर में 4 किलोमीटर का अंतर होता है। ऐसे टिपिकल एरियाज है हमारे यहाँ। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि भौगोलिक स्थिति दोनों प्रदेशों की अलग अलग है, लेकिन मुद्दे एक ही हैं। मुद्दा है कि दिल्ली में जब हमारी सरकार आई बताइए ना, अरे नवीन भाई, ये उत्तर तो हमारा भी दे दीजिए, ऐसा जरूर तो बताइए ना। सबसे बड़ी बात इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, कांग्रेस की जो शिला दीक्षित की जो फाइल छुट्टी की एक मिनट सब होगा, कहां से होगा? एक मिनट सदाब भाई, एक मिनट। कल के दिन आप कह देंगे साहब हमारा तो बड़ा मन था कि हम फ्री बिजली दें, लेकिन क्या करें, कांग्रेस और बीजेपी इतना कर्जे में डुबो गई है इस राज्य को कि हमारे पास फाइनेंशियल स्कोप ही नहीं है। तब तो आप एक लाइन में ये बात कह दोगे, और मुझे मालूम है आप कहोगे अगर कभी ऐसा हुआ तो। कौन सा गलत खुली आंखों का सपना दिखा रहे हैं? दिल्ली में भी क्या मुमकिन है इस प्रदेश में? क्या इतना बुरा वक्त नहीं है शाहीन बाग बनने देंगे? हमारे आने से डेफिसिट था 1000 करोड़। ओके, दिल्ली का बजट का डेफिसिट था, आज 5 साल के लिए सरप्लस बजट है दिल्ली के पास। मैं फिर कह रहा हूं नवीन भाई, दिल्ली और उत्तराखंड में धरती आसमान का फर्क है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने सारी बातें, ओके एक मिनट, आपने सारी बातें उत्तराखंडियों को लेकर की। आपकी चिंता उत्तराखंडियों को लेकर है, और इतनी चिंता करने वाली पार्टी आज दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों? अगर आप सही मायने में पैरोकार हैं उत्तराखंडियों के, तो आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं? उत्तराखंड क्रांति दल पे ट्रस्ट क्यों नहीं? बहुत अच्छा वाजिब सवाल किया है रमेश जी। आप जैसे लोग हो जो आज के नौजवानों को सच्चाई बता रहे हो। अभी इसी डिबेट में एक बात निकल कर आई कि बजट का 70% जो है नॉन प्लान पे चले जा रहा है, 30% केवल बजट बच रहा है जिससे हमको विकास की ओर जाना है। ऐसे में रामदेव को जड़ी बूटी दे दो, खनन बाहर वाले के दे दो, पनबिजली परियोजनाओं में सारा उत्तर प्रदेश ले जा ले। बची कुछ जमीन थी वो भारतीय जनता पार्टी ने 18 में वो भी भू कानून में परिवर्तन करके बाहर वालों को जमीन दे दी। पहाड़ियों के पास बचा क्या? ऐसे में ऐसी स्थिति में यदि हम उत्तराखंड के नौजवानों के लिए सपना देख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों को संपन्न करने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? या रमेश भट्ट अगर आज अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की हकीकत को दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नंगा कर रहा है, तो यही तो क्रांति है सोशल मीडिया की। यही तो सोशल मीडिया क्रांति है कि आज भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हालत बदली हो रखी है। शदाब भाई, शांति प्रसाद भट्ट जी, एक मिनट। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप पहली बात तो मैं यहां पर किसी को, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूं। आपके फैक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं। मेरी कोई अपनी, जब मैं बीजेपी के यहां एज एन एडवाइजर था, मेरी वो प्रोफेशनल कैपेसिटी थी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आज मैं जिस कैपेसिटी में हूं, मैं ईमानदारी से उत्तराखंड के मुद्दों को रखने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरी खास नहीं है, लेकिन आपको तो ये ट्रस्ट जनता का जीतना होगा कि अगर आप उत्तराखंडियों की बात कर रहे हैं, उत्तराखंडियों का ही ट्रस्ट नहीं है, आप कितना ही हल्ला मचाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत सही बात करी आपने रमेश भाई। आज से ठीक 5 साल पहले
सोशल मीडिया इस तरह ऐसे एक्टिव नहीं था। आज पहाड़ का प्रत्येक व्यक्ति फोन के माध्यम से इस बात को समझ रहा है कि उत्तराखंड में भू कानून आज कितनी तेजी से बढ़ा। बता दीजिए किस नेशनल चैनल पर खबर चल रही है, मगर सोशल मीडिया ने नौजवानों को एकमत कर दिया कि उत्तराखंड की जमीनों को बचाना है, राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर उखाड़ के फेंकना है। आज उत्तराखंड के नौजवान बच्चे समझ रहे हैं कि पानी हमारा अधिकार उत्तर प्रदेश का, पनबिजली परियोजनाएं हमारी अधिकार उत्तर प्रदेश का, खनन हमारा बाहर के लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड की जड़ी बूटियों पे भी बाहर के लोगों का कब्जा हो गया, नौकरियां भी बाहर के लोग पा रहे हैं। तो यह सोशल मीडिया की ताकत है और आज उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ रही है कि उत्तराखंड के असली रखवाले जिन्होंने राज्य बनाया यूकेडी, यही उत्तराखंड का भला करेगी। और आम आदमी पार्टी के नेता तो गाय बगाए बोलते हैं कि कोठियाल कहीं चुनाव जीत नहीं रहा, हम मैदान का मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने उत्तराखंड को दबा के लूटेंगे। तो ये मानसिकता सोशल मीडिया ने सब जान ली है और इस बात को समझ लिया है कि तीनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड को झूठ का प्रलोभन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है तो क्यों नहीं ऊर्जा निगम के एमडी बोलते, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोलते कि हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, क्यों नहीं उत्तराखंड के अंदर सरकार ये बोलती? तो कैबिनेट का प्रस्ताव चाहिए ना सर। तो भाई जब नहीं हुआ तो क्यों करा? ओके, अब आप रुक जाइए शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने बोल लिया। मैं गरिमा, एक मिनट शदाब भाई, एक मिनट गरिमा जी, अभी देखिए थोड़ा सा देखिए सीरियस होने की जरूरत है। वो मैं सीरियसली इसलिए कह रहा हूं, आप क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे क्यों नहीं बात करते, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे क्यों नहीं बात करते? 15 से 20 लाख बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार कैसे देंगे उसकी बात क्यों नहीं करते? आप इस राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे ठीक करेंगे उसकी बात क्यों नहीं करते? आप रेवेन्यू रिसोर्सेज ज्यादा कहां से लाएंगे उसकी बात क्यों नहीं करते? आप जो मैदान और पहाड़ के बीच में एक आर्थिक बहुत बड़ी खाई और वो बढ़ती जा रही है, उसको कम कैसे करेंगे उसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों ये मुफ्तखोरी के मुद्दे उत्तराखंड में आ रहे हैं? उत्तराखंड इनसे बचाए से बचे रहने दीजिए। उत्तराखंड के लिए जो मसाइल हैं, ज्यादा बड़े मसाइल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। गरिमा जी, हेलो, देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के पास और तो कोई ज्यादा संसाधन देखिए भट्ट जी है नहीं। हम जल जंगल और जमीन पर सरवाइव करने वाले लोग हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़ी माइंस नहीं है या कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। अगर हम अपने लोगों को दे सकते हैं तो उनके हक हकूक दे सकते हैं जिन पर उनका अधिकार बनता है। आज क्या हो रहा है, हमारे जल को दूसरे प्रदेशों में दिया जा रहा है, हमारे वहां बनने वाली बिजली को दूसरे प्रदेशों में दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस पर हम खुद सस्टेन कर सकते थे। अभी आपने कोरोना संकट काल में देखा कि हमारे वहां जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को जा रही है और हमको लानी पड़ रही है अपनी ऑक्सीजन दुर्गापुर से या कहीं और से। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी चीजें हैं, ऐसा है कि स्टेट कोटा अलग अलग राज्यों का डिक्लेयर किया हुआ। नहीं वही मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंशन डेडलॉक्स हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। जिसकी बात शांति भाई कर रहे हैं उसमें भी बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं वो, कि हमारी सारी परियोजनाओं का फायदा पड़ोसी राज्य क्यों ले रहे हैं? हमारे खुद के युवा को, हमारी जवानी को हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपने जल को क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं मुद्दा यहीं आके अटक जाता है। और जो आपने बात उठाई वो मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहली कैबिनेट बैठक में पुष्कर धामी कैबिनेट ने कितना बड़ा कुठाराघात शिक्षा के साथ किया है कि 3000 स्थायी शिक्षकों के पदों को इन्होंने समाप्त कर दिया, हथौड़ा चला दिया। किसी ने उस बात को समझा नहीं। उन्होंने कहा 15 से 25 हजार मानदेय बढ़ाया जाएगा अतिथि शिक्षकों का और इन पदों को नहीं समझा जाएगा। नहीं समझा जाएगा मतलब कि ये जो ठेका प्रथा चल रही है इसी को सरकार आगे चलाती चली जाएगी और ये 3000 स्थायी पद समाप्त कर दिए गए। यानी कि बहुत बड़ा एक कुठाराघात ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आते ही पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया। जो 22,000 नौकरियों की बात, एक तरफ तो सेवा योजन कार्यालय में इतने लाखों युवा हमारे पंजीकृत हैं बेरोजगार, दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत जी कहते हैं 7.5 को तो मैं ही देके गया 7.5 लाख लोगों को रोजगार। तो कहां है वो रोजगार? समझ में नहीं आ रहा है कि जो 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए वो कहां उतरे धरातल पर? ये जो 7.5 लाख रोजगार है वो कहां है धरातल पर? इसीलिए बार बार हम श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं कि झूठी पार्टी है भाजपा, आंकड़ों की भी बाजी करती है और सिर्फ जनता को भरमाने का प्रयास करती है। ये चुनावी पुलाव है भज्जी, ये चुनावी पुलाव है जो परोसे जा रहे हैं। आप पूरी बात रखिएगा। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ज्यादातर का यह कहना है कि हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, हमें आप रोजगार दे दीजिए।
हम आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देंगे, जी। आप बस हमें रोजगार दीजिए। शदाब भाई, ये ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स ये आ रहे हैं। शदाब भाई, ये बिल्कुल युवाओं को रोजगार चाहिए, युवा मुख्यमंत्री बने हैं और हम लोगों का कमिटमेंट है कि हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे। इसीलिए जो 22,000 नौकरियों की बात की, जो सरकारी नौकरियां हैं, अब जो हम और जो अन्य माध्यमों से, चाहे वो उन्हें पर्यटन के माध्यम से, उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें खड़ा करना हो या अन्य माध्यमों से खड़ा करना हो, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। पहले भी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम किया और खड़ा किया, सभी 7.5 लाख नौकरियां दी। अभी भी सहकारिता के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, तीर्थाटन के माध्यम से हम सिस्टम बना रहे हैं कि लोगों को शदाब भाई, स्वरोजगार एक के बात लिए पूछ खड़ा लूं किया क्या? जाए, चाहे वो जी आपने युवाओं को इसलिए अब तक रोजगार नहीं दिया कि आप एक युवा मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, जब वो आएंगे तब देना शुरू करेंगे? नहीं, हमने दिया नहीं। ये क्यों बोल रहे हैं आप? 7.5 हमने कहा कि हमने ऑन रिकॉर्ड बोला, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने किसी करके बोला कि और एक एक आंकड़ा गिनाया, ये देखिए 7.5 लाख इस तरह से इस मद में हमने दिया। तो हम ये कह रहे हैं, आगे भी हमें मालूम है कि जरूरत है, हमारे युवाओं को नौकरियां चाहिए और इसीलिए कोस्ट गार्ड जैसे सेंटर्स यहाँ खोले गए हैं। ऐसे ही हमें लगा कि आईटीबीपी में कैसे हम काम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और विभागों को कैसे ला सकते हैं। तो हम कोशिशें, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से डबल इंजन अच्छा, कोशिश करने की समय सीमा क्या होती है शदाब भाई? कोशिश करने की समय सीमा क्या होती है? मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल आप कोशिश करेंगे, फिर अगले 5 साल अगर मिलेंगे तो फिर इंप्लीमेंट करेंगे? सर 5 साल कोशिश मत कीजिए ना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए, जितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं, कि कोरोना काल में क्या कोशिश कर लेते, जान बचाओ अभियान चल रहा था। अरे कोरोना से पहले क्या किया यार, ये बताइए आप बताइए कोरोना से पहले क्या किया आपने? 2017 में क्या किया आपने? या कोरोना बोल कर उत्तराखंड को बेवकूफ ना बनाइए, झूठा बोलिए बार बार। अब कोरोना आ गया, लेकिन आम आदमी तो समझ रहा है ना, आम आदमी तो ये समझ रहा है, जब घुसो तो गांव में पता चल जाएगा। सरकारों की भी गांव में घुस के देखना, आम आदमी को चाहिए इन चीजों को। आज हमें घर बैठ के जो सारी सुविधाएं मिली, सारा मैनेजमेंट सरकारों ने किया, ये सरकारों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लाइन थी कि उन्हें भी मालूम था कि अगर हम बचे रहेंगे तभी ये देश रहना चाहिए, ये शांति प्रसाद भट्ट जी का जवाब दे दीजिए। एक मिनट स्क्रीन पे आप ले आइए शांति प्रसाद भट्ट जी और शदाब जी को। शांति प्रसाद भट्ट जी पूछ लीजिए आप। देखिए रमेश भाई, कोरोना में ये हालत थी, गांव में प्रधानों को कोरोना के मरीजों ने लेटा लेटा के मारा इस बात के लिए कि इनका प्रवक्ता ये बोलता है कि हमने प्रधानों को सारा पैसा दे दिया और गांव में झगड़ा करा दिया इन्होंने। और उसके बाद ये गांव गांव ये कहते रहे कि कांग्रेस के लोग बदनाम कर रहे हैं, बाहर वाले को लोग बदनाम कर रहे हैं। गांव में इतनी दुर्गति हो गई प्रधानों की, प्रधान अपना गांव छोड़कर भागे इनके कारण। ये झूठ बोलते हैं। मैं 3 महीने से कोविड के टीके के लिए भटक रहा हूं, मेरा आज तक सोलर बुक नहीं हुआ, बाद में 800 रुपए में मैंने जो अपना टीका कोरोना का लगाया। ये झूठ बोलते हैं। गोल्डन कार्ड में इलाज नहीं हो रहा है गांव के लोगों के, बात करते हो यहाँ पर जनता के सामने झूठ। इतना झूठ भी मत बोलिए। एक आदमी का इलाज आप करने को तैयार नहीं हो, लूट खाया आपने उत्तराखंड पूरा। आपके कोविड के जो है टेस्ट झूठे चल रहे हैं, आपकी सरकार उसमें संलिप्त है। बेईमान लोग आपके साथ फोटो खिंचाकर उत्तराखंड को लूट रहे हो और यहाँ चैनल पे बैठकर झूठ बोलते हो। कितना झूठ बोलोगे? 5 साल में आपने लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं किया लागू आपने? आप लोकायुक्त कानून नहीं लगाते, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं देते, उत्तराखंड को लूट खाया आपने, ठेकेदार आपको, सप्लायर आपको, उत्तराखंड पूरा बेच खाया आपने। जिस दिन ईमानदारी से सत्ता मिल गई, भाजपा कांग्रेस के नेताओं को टांग देंगे हम जिन्होंने उत्तराखंड लूटा है। मजाक बना के रखा पूरे उत्तराखंड का। राजनीति में इतने बेईमान हमने कभी जीवन में नहीं देखे जितने बेईमान भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अरे जिन लोगों ने राशन बांटा आपने उसको अपना राशन बता दिया कि हमने बांटा। राशन चोर कही के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जानते नहीं? हम भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को हम जानते नहीं? आज कोरोना में लोग सेवा करने से पीछे हट गए केवल इसलिए कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेईमान है कि हम पैसा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हमने वो सेवा करी है। झूठ की भी कोई सीमा होती है। और जाते समय पर बोल रहे हो नौकरियां देंगे, किसको दोगे 4 महीने में नौकरी जब आपने 4.5 साल में नौकरी नहीं दी? किसको दोगे आप? ओके, एक बार शांति प्रसाद भट्ट जी, शदाब भाई, थोड़ा सा लाइटर नोट में एक और बात कह दूं। अगर आपने काम किया होता, शांति प्रसाद भट्ट जी इतनी अशांति में नहीं जी रहे होते। उनकी अशांति की भावना को आप समझिए।
जी। रमेश भाई, मैं भी शांति अगर भाई बोल रहा हूँ, की आप नाम मुझे बोल बिल्कुल देते हैं कि उनकी मैं झूठ बोल कैरेक्टर रहा से हूँ। उलझ है। पहाड़ों की स्थिति बिल्कुल बहुत खराब है। शांति नाम शांति है, जाकर लेकिन देखिए, उनका काम जो अशांति। व्यक्ति स्वाभिमान से जी रहा था, आज ओके। उसके घर में आंसू ठीक पड़े है, हुए इस एक बात बार के। नवीन भाई जी से भी बात कर अरे लेते रुकिए ना हैं। वो भाई, एक मिनट, शांति शदाब भाई एक मिनट, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। नवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसा क्या हुआ कि आपके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं उन्हें अचानक सोशल मीडिया में आकर कहना पड़े कि साहब बीजेपी ने क्या कहते हैं होमवर्क नहीं किया है, सस्ती बिजली तो हम ही आकर देंगे। आपको कहीं ना कहीं यह भय तो लग रहा है कि बीजेपी ने आपका मुद्दा आपसे छीन लिया है? नहीं भट्ट जी, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने नकल करने की कोशिश की है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आपके सामने साफ है, जो देने का जिसके पास फॉर्मूला है वो है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 300 यूनिट तक इस प्रदेश में बिजली दे सकती है। होमवर्क तो नहीं किया भारतीय जनता पार्टी, साफ स्पष्ट हो रहा है, उसमें कोई बात छुपाने की नहीं है। उनको पता ही नहीं कि, क्योंकि हर चीज पैसे पे खरीदी जाती। मैंने कहा पैसा कैसे आएगा? यहाँ पर प्रदेश बनने के बाद ही सरकारें पूरी भ्रष्टाचार में व्याप्त रही, और उसी से लीकेज के नाम पर इतनी असीमित चोरियां यहाँ पर होती रही। वो एक पैटर्न बन गया, एक ट्रेंड बन गया यहाँ पर। और आज भी अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाओं की अगर ऑडिट करेंगे तो लगभग, ये विद्युत विभाग बोलता है कि 900 करोड़ का घाटा है, इनको हानि है लीकेज में और चोरी में। तो 900 करोड़ तो चोरी ही हो रहा है, आप समझिए। उसके अलावा जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, वो कितना होगा? तो कहीं ना कहीं सरकारों की ये इच्छा नहीं रही। जैसे मुख्यमंत्री जी का भी पुराने विधायक काल का एक बयान आप देख रहे थे कि मैंने तो किसी को रोका नहीं, जो चोरी कर रहा था कर रहा होगा, इस तरह का बयान वो दे रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, कांग्रेस की जो मानसिकता है, वो इस प्रदेश के भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकता है, और बिना भ्रष्टाचार को रोके इस प्रदेश का कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता, हम उस लीकेज को ही खत्म करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नवीन भाई, आपने अच्छी बात कही। गरिमा जी से शुरुआत करते। गरिमा जी, ये थोड़ा सा हमारे राजनीतिक दलों को और खासकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये सोचना होगा, साहब उत्तराखंड हाई टाइम हो गया, कब तक आप अपनी डिपेंडेंसी सेंटर में रखेंगे? हर महीने आप सेंटर के पास चले जाते हैं, साहब हमें पैसे दे दो। आपको लगता है आप जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की? कुछ आप अपने रेवेन्यू रिसोर्सेस पे काम करना शुरू करिए, कुछ जो आपकी लीकेजेस हैं उसे कम करना शुरू करिए। आप देखिए कहां कहां चोरी हो रही है उसे आप रोकिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आपको लगता है सीरियसली इस पे विचार करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात करी, और स्वयं त्रिवेंद्र रावत जी जिस गांव से आते हैं, जिस गृह जनपद से आते हैं, वो भी 13 डेस्टिनेशंस में से एक था। एक ईंट भी वहां नहीं लग पाई। डेस्टिनेशन तो आपने घोषित कर दिया, लेकिन आपने वहां कायाकल्प करने के लिए कुछ नहीं किया। नवीन पिरसाली जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना होमवर्क के भाजपा हर कोई कदम उठाती है। आप इनकी नोटबंदी देख लीजिए, जीएसटी कैसे लागू करी वो देख लीजिए, और किस तरह से लॉकडाउन किया। ये नहीं सोचा ये करोड़ों मजदूर जाएंगे कहां और खाएंगे क्या। तो आप बिना होमवर्क के हर बात करते हैं, आनंद फानन में करते हैं, जिसका खामियाजा देश भी भुगतता है और प्रदेश भी भुगतता है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक विजन चाहिए होता है, वो विजन भाजपा के पास है नहीं। 4.5 साल में सिर्फ ये बाजार से उधारी उठाते रहे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। कोई महीना ऐसा नहीं बीता जब इन्होंने बाजार से कभी 300 करोड़ कभी 400 करोड़ नहीं उठाया हो। कहने का अर्थ यह है कि आप उत्तराखंडियत की बात करते, आप उत्तराखंड के बने हुए प्रोडक्ट्स की बात करते, ना कहीं उसको बूस्ट देने की कोशिश कर, लेकिन आपने किया इन्वेस्टर्स समिट। वो इन्वेस्टर्स भी गायब हुए, और जो 60-70 करोड़ रुपया उस समिट में खर्च हुआ वो तक उत्तराखंड को वापस नहीं मिला। तो आप छोटी छोटी कदमों से शुरुआत करते, बड़े कदम में आपको जंप करने की जरूरत नहीं थी। और वही एक बार फिर से हरक सिंह रावत जी कर रहे हैं। ही इज जंपिंग द गन विदाउट डिस्कसिंग इन द कैबिनेट, विदाउट डिस्कसिंग विद हिज बॉस। वो इस तरह से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं इजाजत चाहूंगी भट्ट जी, मेरा दूसरे चैनल में टाइम बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको लगता है कि एक बार इस पे सीरियस बात होना चाहिए? जैसा कि मैंने गरिमा जी से पूछा कि भाई उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो आपको राजस्व चाहिए, पैसा चाहिए, तभी आप अपने लोगों को रोजगार दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य। या गांव में इतने लोग कहते हैं कि साहब हमारे गांव की आज तक सड़क नहीं बनी, उनकी सड़कें बना पाएंगे आप? देखिए रमेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस बात को समझने की जरूरत है। आप इसको उधर से देखिए कि एक पिता अपने बच्चों को ना तो पढ़ने दे, घर बेच दे, बैंक में गिरवी रख दे, रोज शराब पी के नालियों में पड़ा रहे, और उसके बाद आने वाली पीढ़ी ये कहे कि देखो ये बाप इसका, ये बच्चे नालायक हैं, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अनपढ़ रह गए। इसका दोषी कौन होगा? पिता। सत्ताओं का काम होता है कि अपने संसाधनों से समाज को जोड़ना और उनकी आर्थिकी को मजबूत करना और राज्य को समृद्ध बनाना। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जो मुख्यमंत्री बना उसने उत्तराखंड को दोहन
करने की सोची और उसका परिणाम आपके सामने है कि हम 84 लोगों को निजाम के लिए ये राज्य मांगा था। हम 84 लोगों का पेट तो भर नहीं पाए, उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे, मगर अपने संसाधन हम बाहर वालों को दिए पे दिए जा रहे हैं। पानी भी बाहर वाला, बिजली भी बाहर वाला, जंगल भी बाहर वाला। और अब स्थिति इतनी भयंकर हो गई है, लोग हमारी बात का गलत मतलब निकालते हैं कि हम बाहर वालों का विरोध करते हैं। यदि हमें बाहर वालों का विरोध करना होता तो 1994 में 42 सादतों के बाद हम उत्तराखंड के अंदर एक भी बाहर के आदमी को घुसना नहीं देते। हमने कहा हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, उत्तराखंड में रहने वाला हमारे भारत का नागरिक है, उसको संपन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है, मगर वो हमारा मालिक ना बने। आज 1.5 करोड़ लोग उत्तराखंड के अंदर जो है जनसंख्या हो गई। हम बार बार पूछते हैं कि जब पहाड़ से पहाड़ी बाहर चले गए, हम 48 लाख लोग रह गए, उसमें भी 14 लाख वो लोग हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। 32 लाख लोग पहाड़ में रह गए और बाहर की सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यदि हम ये बोलें कि हम अपने लोगों को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, बाहर के लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब हमारे को लोग नवीन भाई, एक आखिरी सवाल आपका, आपको लगता है कि हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि साहब अब बहुत टाइम हो गया, 21 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, कि अब हमें सोचना चाहिए कि हम संसाधन कहां से जुटाएंगे? जब हमारे पास संसाधन होंगे तभी तो हम उन संसाधनों से बाकी सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल भट्ट जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना संसाधनों के कोई भी काम नहीं हो पाता है। सबसे पहले संसाधन चाहिए होते हैं। संसाधन का मतलब है कि आपके रेवेन्यू रिसोर्सेज। हमने अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं की, उत्तराखंड की ब्रांडिंग। आप देखते हैं कि हर्सिल का सेब इतना अच्छा होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत घूमने का मौका मिला। मैंने एक रेडियो स्टेशन लगाया था श्रीनगर में, बहुत सारे सेब क्वालिटी वहां पर देखी थी। तो हर्सिल का सेब और श्रीनगर का सेब लगभग एक ही क्वालिटी का, बल्कि मैं कहूंगा उससे 20 ही होगा हमारा सेब, लेकिन वो हिमाचल के टैग पर आज बिकता है। हमारी आइटम हिमाचल के नाम से बिकती है, उत्तराखंड के नाम से नहीं बिकती है। तो हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान नहीं दिया। हमने कभी हाइड्रो पावर सेक्टर को तरीके से नहीं देखा, हमने आयुष सेक्टर को नहीं देखा, हमने अपने कृषि को उद्योग का दर्जा देने की कभी बात नहीं सोची, हमने अपने वनों को कृषि और पशुपालन आधारित कभी करने की सोची नहीं, हमने अपने टूरिज्म सेक्टर को कभी इस हिसाब से नहीं देखा कि कितना पोटेंशियल हमारा इसमें है, कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। आप एक छोटा सा सिंगापुर, जिसमें एक अमरूद और आम का पेड़ भी नहीं है, कोई खेती नहीं होती, कुछ अनाज नहीं उगता, अपने सर्विस पर टिका हुआ है, टूरिज्म पर टिका हुआ है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। हमें स्विट्जरलैंड से सीख लेनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं से सीख लेते हुए हम अपने पड़ोसी हिमाचल से सीख ले लेते, तो उनसे सीख लेते। इन 20-21 सालों में कुछ तो हम करते। चलिए, हमने किस लिए उत्तराखंड मांगा था, आज सवाल अपने आप में है। तो हमें सीरियसली आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जंगल, जमीन, जो यहाँ के मुद्दे हैं, इन पर बहुत गहन चिंतन करने के बाद बैठना होगा और सभी को उसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। जो सक्षम है उसको आगे आना पड़ेगा, जनता जिस पर भरोसा करेगी वो आगे आएगा। ओके, थैंक यू नवीन जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बात वहीं आकर अटकती है कि हमें अपने संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा जुटाना होगा। जब हमारे पास संसाधन होंगे तभी हम उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।